तो जय हिंद, सभी लोगों को राम राम। तो पटवारी जी सभी लोग तैयार हो जाएं। बस 20 दिन बाद आपको हम फील्ड पर देखेंगे और हम अपने एक वीडियो इसके बाद वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि आपको फील्ड पर जाने से पहले या फील्ड पे ट्रेनिंग शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम जो बता रहे हैं आपको वो हम बताएंगे हमारा फसलों के बारे में। फसल मतलब कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। पटवारी जी आदत डाल लीजिए, अब आपके आगे जी लगेगा जैसे पार लेके आगे लगता है। पटवारी जो होते हैं है ना, जो आपके पटवारी होते हैं उनका दो काम है, मेन दो काम है। इसके अलावा आपसे दुनिया भर के काम कराए जाएंगे, वो उसके लिए आप ना शिकायत कर सकते हैं, ना ही उसके लिए आप कह सकते हैं कि हम ये क्यों करें। पर हाँ, दो काम है जिसके लिए आपको डांटा भी जा सकता है और जो काम आपके महत्वपूर्ण है, कहना चाहिए जिसके लिए आपको वेतन मिलती है, जो बेसिक काम है आपका। एक है आपकी भूमि, मतलब मेन काम तो यही है, भूमि संबंधित जो भी काम होंगे वो भूमि। तो भूमि के जो नामांतरण बंटवारा जो न्यायालय में काम होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भूमि से ही रिलेटेड है वो है फसल। क्या फसल, ठीक है। अब तो जो आज का हमारा वीडियो है वो इसी फसल पर आधारित है। हम फसल के बारे में बता रहे हैं कि जो पटवारी होंगे, जो नए पटवारी हैं हमारे, वो अब जब फील्ड पर जाएंगे तो उनको फसल संबंधित क्या क्या मेन काम करने हैं या क्या क्या कार्य हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो भूमि संबंधित तो आप समझ चुके हैं, नामांतरण बंटवारा या कोई भी काम करना है, ज़मीन पे नपाई करवानी है तो उसके लिए न्यायालय में आवेदन लगेगा। आवेदन के 4 तरीके हैं। इस पर जांच करने के बाद, मौका जांच करने के बाद, अभिलेखों की जांच करने के बाद प्रतिवेदन लगेंगे, ठीक है। तो ये काम आपका बेसिक काम है, ये आप समझ गए हैं। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है फसल। तो हम शुरू करते हैं फसल से। फसल मतलब क्या होता है, जो कि ज़मीन पर बोया जाए, ज़मीन पर या भूमि पर बोया जाए। बोने के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग उपजाऊ वो प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन सी फसलें होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। बेसिक फसलें 3 होती हैं, पहले 2 होती थी काफ़ी समय पहले, लेकिन अब 3 होती हैं। एक होती है आपकी जायद की फसल। जायद मतलब कि अप्रैल, मई और जून में लगने वाली फसलें, ठीक है। उड़द मूंग वगैरह जो हो गई आपकी, वो आ जाएंगी जायद में। फिर आपकी आती है जायद के बाद खरीफ की फसल। खरीफ यानी कि बारिश में लगने वाली फसलें, बारिश में लगने वाली फसलें ये लगती है जुलाई में, और जुलाई से चलती है ये अक्टूबर और नवंबर तक, ठीक है। फिर आती है रबी की फसलें। रबी की फसलें यानी कि धूप की, सूरज की फसलें, जो ठंडी में लगाई जाती हैं, जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, कम पानी में जो होती है, ठीक है। सबसे कम पानी में तो ये होती है अप्रैल मई जून, क्योंकि इस समय पानी नहीं गिरता है, या गिरता है तो बहुत कम ही गिरता है। जून से गिरना चालू होता है, तो जब चालू होता है तब खरीफ की फसलें लगाई जाती हैं। रबी की फसल, धूप की फसल लगती हैं नवंबर दिसंबर से मार्च तक। जो होली मनाई जाती है, जो भारत देश में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं ज़्यादातर ये फसलों के आसपास ही मनाए जाते हैं। जब फसलों की कटाई होती है किसी किसान के पास, उसको काटने के बाद उसकी जो बेचने के बाद जो आमदनी आती है, उसी के आधार पे त्यौहार मनाए जाते हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे दिवाली पड़ती है आपकी जब ये फसलें कटती हैं खरीफ की, होली पड़ती है जब रबी की फसलें कटती हैं तब, ठीक है। मतलब ये साइंटिफिकली तय है। तो उसी समय पर ये आमतौर पर ये फसलें बोई जाती हैं। इनमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि ये मेन फसल है, ठीक है। ये फसल हो गई 3 प्रकार की फसलें केवल पटवारियों को जब 3 बार गिरदावरी करनी पड़ेगी। अब गिरदावरी क्या होती है, फसल आप समझ गए, अब आते हैं गिरदावरी पे। फसल गिरदावरी, गिरदावरी का मतलब होता है खसरे पर फसल को अंकित करना। बहुत पहले लगभग 1960-70 में पटवारी जी बैठकर गांव में
पूछ पूछ कर किसानों से फसलों की गिरदावरी करते थे और फिर उसको खसरे पे अंकित कर देते थे, हस्तलिखित। ठीक है, वो चला है लगभग काफ़ी समय तक। फिर जब 2010 में ऑनलाइन चीज़ें आ गई, 2005 में ऑनलाइन खसरे उपलब्ध होने लगे, तब 2010 के बाद से इसको कंप्यूटराइज्ड करने की कोशिश की गई। 2015 में सारा एक ऐप शुरू हुई थी, उसमें फसलों को गिरदावरी की जाती थी और एक बार में सारे खसरे अपलोड करने का प्रावधान था। 2021 के अपडेट में आया था जियो टेस्टिंग के लिए। जियो यानी कि भौगोलिक गिरदावरी, यानी कि मौके पर जाकर सत्यापन करके गिरदावरी अंकित करना। तो अभी की डेट में ये है, सभी खसरों पर आपको, सारे आपके ग्राम के अंतर्गत जितने खसरे हैं सब खसरों पर मौके पर जाना है, उस खसरे की फसल की फ़ोटो खींचनी है और उसको खसरे पर ऑनलाइन चढ़ाना है। ठीक है, ऑनलाइन चढ़ाने की प्रक्रिया है, मौके पर जाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, फसल की जांच करेंगे, कौन सी फसल लगी है, फ़ोटो खींचेंगे, फ़ोटो खींच के अपलोड कर देंगे, वो सर्वर पे चला जाएगा। सर्वर पे जाने के बाद वो दिखने लगेगा। जब गिरदावरी की तारीख निकल जाती है तब वो खसरे पे दिखने लगेगा। जब गिरदावरी की समस्त तारीखें ख़त्म हो जाएंगी तब वो खसरे में दिखने लगेगा। तो आप समझ गए गिरदावरी क्या है। यानी कि पटवारी जी जब मौके पर जाएंगे जून में, तब आप लोगों को जब हल्के मिल जाएंगे तब आपको दे दिया जाएगा आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल आप कर लें, अभी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उस ऐप में आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको फसल गिरदावरी, या इसका नाम बदल दिया है, इसका नाम कर दिया है DCS। पहले होता था फसल गिरदावरी, ठीक है, अब कर दिया है DCS मतलब कि डिजिटल क्रॉप सर्वे। ठीक है, तो आपका जो भी कार्य है वो सारे के सारे इन्हीं फसलों पर आधारित हैं। अब जो भी आप कार्य करेंगे साल भर, वो आप इसी के आधार पे करेंगे, है ना। तो इसी फसल के कारण पहले क्या होता था, जो भू राजस्व वसूला जाता था वो 2 किस्तों में वसूला जाता था। 2 किस्तों में क्यों? क्योंकि 2 बार पहले 2 मुख्य फसलें थी, रबी और खरीफ की। तो रबी की फसल कटने के बाद और खरीफ की फसल कटने के बाद वसूला जाता था। ठीक है, अब उसको क्या कर दिया है, धारा 140 से लेकर 143 तक में इसको नया संशोधन करके राजस्व वसूली के अधिनियम बदल दिए। वो हम आपको किसी और क्लास में डिटेल में बताएंगे। अभी आप बस इतना समझें कि इसलिए 2 फसलों में इनका राजस्व भी वसूलने के लिए भी फसल का कटना या फसल का होना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम आते हैं फसल की विभिन्न बेसिक चीज़ों पे जो हमको करनी है। ठीक है, तो फसल में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया सबसे पहले गिरदावरी। गिरदावरी के आधार पर तय होती है फसल कटाई प्रयोग। फसल कटाई प्रयोग के आधार पर तय होता है अनावारी, या इसको आप कह सकते हो पहले ये ही तय होती है अनावारी, लेकिन इस साल के आधार पे अगले साल का ये तय होता है। अनावारी के साथ तय हो जाता है पैदावार का अनुमानित पैदावार कहाँ से तय हो जाती है, ये सासा से, जो सांख्यिकी विभाग है। ठीक है, एग्रीकल्चर का सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो ये तय करता है। ठीक है, इसके आधार पे तय होती हैं समस्त योजनाएं। समस्त योजनाएं मतलब कि किसका कितना रेट होगा, कितने क्विंटल होंगी, है ना, कौन सी फसल कितने क्विंटल होगी, कितना इसका रेट होना चाहिए, ये सब चीज़ें इससे तय होती हैं। फिर जब ये होता है तो यहीं से तय होती है आपकी TRS, टाइमली रिपोर्टिंग स्कीम। ये TRS पत्रक बनते हैं जिनको निरीक्षण पत्रक भी कहते हैं या निरीक्षक जांच भी कहते हैं। फिर इसी से बनते हैं आपके अन्य पत्रक। अन्य पत्रक कौन कौन से होते हैं, जिन्सवार, 8 बातें, तितम्मा मिलान और चिट्ठा। ठीक है, तो ये फसल का बेसिक आपके कार्य है। हमने आपको गिरदावरी बता दी। अब हम एक बार आपको बेसिक में हल्का सा बताएंगे क्या, फसल कटाई प्रयोग। ठीक है, चलिए। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, हम आपको बताने वाले थे फसल के बारे में। अब देखिए, फसल जो होती हैं, हम बता रहे थे रबी और खरीफ। तो फसल समझ लें, फिर हम फसल कटाई प्रयोग पे आ रहे हैं। रबी मतलब वो फसलें जो ठंडी में बोई जाती हैं, जिसमें कम पानी और अधिक धूप की ज़रूरत होती है, या अधिक धूप में जो आराम से हो जाती हैं। तो कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूँ, चना, राई, सरसों। और कौन सी फसलें हैं,
राई सरसों के अलावा। है ना, मसूर, मटर वगैरह मेन फसलें यही मिलेंगी आपको। फिर खरीफ में, तो खरीफ की फसल कौन सी है? धान, धान के बाद आपका मक्का, ज्वार, ज्वार के बाद कोदो कुटकी, कोदो कुटकी, मूंगफली, कपास वगैरह। ठीक है, इसके अलावा जायद में आता है आपका उड़द और मूंग और एक आध और ऐसी फसलें रहती हैं मेन। तो खरीफ की फसल जिसमें पानी ज़्यादा गिरे, बरसात की फसल जिसको हम कहते हैं। जायद की फसल यानी गर्मी की फसलें, और ये हैं ठंडी की फसलें। ठीक है, बारिश की, गर्मी की, ठंडी की, 3 प्रकार की फसलें आपने देखी। इन तीनों को आपको मौके पर जाकर, खसरे पर जाकर फ़ोटो खींचकर अपलोड करना पड़ेगा सारा ऐप में। ठीक है, उससे पहले आपको फसलों को जानना ज़रूरी है, फसलों को पहचानना ज़रूरी है। तो गिरदावरी जब करने जाएँ तो कोटवार के साथ जाएँ, कोशिश करें मुनादी करा कर जाएँ, ताकि किसान आपको मौके पर मिले। तो जब आप उसके खसरे पे जाएँ, खेत पर जाएँ, तो किसान को पता हो कि हमारे यहाँ पटवारी जी आने वाले हैं, तो आपको सही सही बता देगा कि हमने कितने एकड़ में कौन सी फसल बोई है। फसल कैसे बोई जाती है? फसल बोई जाती है या तो सीधा सीधा, जो पहले तरीका था चलता था, जिसको पारंपरिक मेथड कहते हैं, कि छिड़क दिया, है ना, और बो दिया। दूसरा होता है SRI या सिस्टमेटिक इरिगेशन, जिसको हम कहते हैं रोपा। ठीक है, रो फॉर्म में। तो रोपा में क्या होता है, पहले इकट्ठे एक जगह पे बो दिया, फिर एक 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 निकाल के ऐसे ऐसे लगाया जाता, रो वाइज, ऐसे कॉलम छोड़ छोड़ के। छिड़का में क्या होता था, कहीं पर भी रैंडम कुछ भी हो जाता था। यहाँ पर ऐसे फसलें होती थी, इसमें फसलों का नुकसान होता था। इसमें यदि 100 बीज लगाए हैं तो 100 पौधे होंगे, तो 100 पौधों को आराम से लगाया जा सकता है डिटेल में। इसमें 100 फेंकेंगे आप, छिड़केंगे तो 100 में से कहो 80 ही हों, 70 ही हों, है ना। तो इस कारण से अब जो चल रहा है वो नई मेथड चल रही है, जिसको हम रोपा भी कहते हैं। रोपा से फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लिया फसल की गिरदावरी के लिए फसलों का प्रकार। अब हम आते हैं फसल कटाई प्रयोग पे। अब प्रयोग क्यों करना है, तो प्रयोग ये समझें आप, प्रयोग जो होता है, जैसे आपने, जिन लोगों ने रिसर्च पढ़ी होगी कभी, तो हम सैम्पलिंग मेथड करते हैं। एक सैम्पलिंग मेथड क्या होती है, सैंपल ले लिया जाता है। जैसे कि ये पूरा तरबूज है, अब हमको नहीं मालूम पूरा तरबूज मीठा है या नहीं, तो आप जाएंगे दुकान में, कभी जाएंगे तरबूज लेने, तो आपको पूरा तरबूज काट के नहीं खिला के दिखाता। वो क्या करता है, इतना सा पीस काटेगा और बोलेगा ये लीजिए खा कर देखिए, आपको मीठा लगेगा, आप ले आएंगे, है ना। यही करते हैं ना अपन। या आप मिठाई की दुकान में जाएंगे तो वो एक मिठाई टेस्ट कराता है कि ये भैया चेक कर लीजिए। तो क्यों करा रहा है, क्योंकि वो सैम्पलिंग है। तो ऐसे ही सैम्पलिंग के लिए हमको चेक करना है कि किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में गेहूं की या धान की फसल कितनी अच्छी हुई है, कितनी ख़राब हुई है। तो हम क्या करते हैं, रैंडम नंबर प्रोवाइड करते हैं ऊपर से शासन द्वारा। इस रैंडम नंबर के आधार पे खसरे तय होते हैं। इस खसरे पे पूरे खेत में दक्षिणी पश्चिमी कोने से, यानी यहाँ से एक दूरी तय करके बीच में कहीं पर 5x5 या 10x5 का प्लॉट काटा जाता है और इसका वजन किया जाता है। इसमें जो फसल होगी उसको दाने निकाल कर, उस दाने के आधार पे फिर क्या होता है, उसका वजन होता है। उस वजन को फिर चेक किया जाता है बाद में, और 15 दिन बाद सुखवन निकाला जाता है। इसी सुखवन के वजन से ही भेजा जाता है सासा को, और सासा इस वजन के आधार पे तय करती है कि ये फसल यहाँ पर अच्छी हुई है या नहीं। और ऐसे ही पूरे प्रदेश की फसल तय होकर पता चल जाता है कि कुल कितनी फसल का उत्पादन लगभग होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब हम बताते हैं कैसे। कोई गांव है, वहाँ पर कैसे तय करेंगे खसरा नंबर। मान लीजिए एक हल्का है, उसमें 3 गाँव हैं। 3 गाँव के खसरे नंबर, एक में 150, एक में 250, एक में 400। टोटल कितना हो गया, 800। ठीक है, 800 हो गया। रैंडम नंबर मिला 3098। तो हम क्या करेंगे, 3098 का इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 8 या 2400, यानी ये मिल गया हमको खसरा नंबर। यानी कि इस हल्के के अंदर ये खसरा नंबर जहाँ पर आएगा, ये खसरा नंबर यानी 150, 400 और ये 800 क्यूमुलेटिव है। इस हिसाब से 698 जो जाएगा वो यहाँ जाएगा। तो 698 यानी 800 में से आप 698 को यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ से
400 हो चुका है प्लस 298, यानी इस गांव का 298वां खसरा नंबर। अब इसमें यदि 4 बटांकन है तो कौन सा बटांकन चुनना है हमको, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, 4 बटांकन है, 4 बटांकन में भी हम सेम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हम ले लेंगे। मान लो हमने 298/2 ले लिया, ठीक है, तो 298/2 खसरा नंबर ले लिया हमने। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि एरिया जो हम निकालते हैं किसी भी खसरे का वो हम ट्रेपीजियम फॉर्म में निकालते हैं यूजुअली, या स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्म में। अब कोई रेगुलर है, बहुत सारे लोगों का कहना है रेगुलर का कैसे निकालना है, तो ये जो इरेगुलर शेप है इसको आप क्या करें, अप्रॉक्सीमेटली रेगुलर शेप में कन्वर्ट करें, या रेगुलर शेप्स के फॉर्म में ही इसका एरिया निकालें। ये ट्रायंगल मिल गया, ये ट्रायंगल मिल गया, फिर ये ट्रेपेजियम मिल गया और ये स्क्वायर मिल गया, है ना। ये देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, इन 6 का एरिया टोटल कर लेंगे तो एरिया मिल जाएगा। हमको एरिया ऐसे ही निकालना है। अब जैसे इसके लिए हम बात करेंगे, तो अब इसके लिए इस खेत में हमको निकालना है दक्षिण पश्चिमी से, तो दक्षिण पश्चिमी कहाँ है, यहाँ है। अब रैंडम नंबर के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, अनुदेश पुस्तिका होती है, क्या होती है, अनुदेश पुस्तिका। उस अनुदेश पुस्तिका से हम उठाएंगे खाना नंबर, खाना नंबर से हमको मिल जाती है डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से हम दक्षिण पश्चिमी से चलेंगे कितना, 12, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ये एरिया हमको दोनों तरफ से मिल जाएगा। तो इस जगह पे हमको क्या करना है, प्रयोग, किस जगह पे करना है प्रयोग, इस जगह पे। तो इस जगह पे हमने बनाया 5x5 का प्लॉट। 5x5 के प्लॉट में हमने क्या करा, उसका जो भी कटाई के टाइम पे जो जो चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें करी। लास्ट में हमको क्या मिल गई, दाने या बालियाँ, बिल्कुल अंतिम बालियाँ जो मिल गई वो निकाल लिया, और उसका क्या किया हमने, ड्राई वेट, सॉरी ग्रीन वेट। ग्रीन वेट के बाद हमको निकालना है ड्राई वेट, जिसमें हम लेते हैं 15 दिन का समय। फिर इस ड्राई वेट को ही हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे काय में, फाइनल गवर्नमेंट को जो हम भेजने वाले पत्रक उसमें। अब ड्राई वेट को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, कैसे, तो सबसे पहले आप ये समझें, 1 हेक्टेयर बराबर हेक्टेयर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2.49 एकड़, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1 स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है हमको इसको। स्क्वायर मीटर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर, यानी कि लगभग आपका 10,000 के आसपास आएगा ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 10,000 स्क्वायर मीटर। अब आपने जो प्रयोग किया वो आपने किया 5x5 में। 5x5 में आपको मिला धान का वजन 8 किलो। कितना मिला धान का वजन, 8 किलो। अब ये इसका एरिया कितना है, 25 स्क्वायर मीटर। कितना चाहिए, 10,000, यानी 10,000 डिवाइडेड बाई 25 यानी 400। तो इसमें आप जैसे ही 400 का गुणा कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा, 3200 kg धान होगी, कितने में, 1 हेक्टेयर में। यानी कि 1 हेक्टेयर में कितना केजी वेट हो जाएगा, 3200 kg वेट हो जाएगा। इससे मिल जाएगा, अब ये तो मिल गया 1 हेक्टेयर का। पूरे गांव का जो कल्टीवेबल लैंड है ना, जो उपजाऊ क्षेत्र है वो है, मान लीजिए 1000 हेक्टेयर, ठीक है। तो 1000 इंटू 3200 यानी कि इतने केजी, 32 लाख केजी एक गांव से होगा, ठीक है। अब टोटल स्टेट का यदि मान लेते हैं, स्टेट का टोटल कितना, ऐसे एक गांव का मिला, दूसरे गांव से हमको 8 किलो की जगह पे 10 किलो मिला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40 लाख, ठीक है। किसी गांव से हमको 3 किलो भी मिला, मान लो ख़राब हो गई कहीं की फसल, कहीं सूखा पड़ा था, तो 3 किलो मिला तो कितना हो जाएगा, 12 लाख। ऐसे करके सारे गांव का क्या हो जाता है, टोटल हो जाता है, और हमको क्या मिल जाता है, हमारे स्टेट की जो एक अनुमानित पैदावार है वो मिल जाती है, ठीक है। ये मिल गई हमको अनुमानित पैदावार। बस इसी को हमको सरकार को देना होता है, इसलिए हम फसल कटाई प्रयोग करते हैं, जिससे कि सारी योजनाएं, सारी चीज़ें, स्कीम्स तय हो सकें फसल संबंधी। ये एक काम सीखा आपने, है ना। गिरदावरी के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो यही है आपका फसल कटाई प्रयोग।
इसके बाद आती है आपकी अनावारी। तो अनावारी जो है वो राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा किया जाता है, जिसको हम अग्रिम अनुमान कहते हैं, है ना। हर तीनों सीजन के पहले 3 बार अनुमान भेजा जाता है, अग्रिम अनुमान, और वो पैसे में भेजा जाता है, 50 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे। फिर आता है आपका TRS। TRS जो है टाइमली रिपोर्टिंग स्कीम है। इसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष ग्रामों की सूची तय होती है सासा के द्वारा, और सासा इन 12 या 10 या अनुपातिक आपके RI सर्कल में कितने ग्राम हैं उसके हिसाब से गांव तय करती है, और उसमें गिरदावरी को फोकस करते हुए TRS पत्रक बनवाती है। TRS पत्रक में पुराने वर्षों का रिकॉर्ड भी लगता है, और उसके आधार पर TRS पत्रक तैयार होते हैं हर साल में 2 बार, रबी और खरीफ। ठीक है, तो खरीफ का पहले बनता है और रबी का बाद में बनता है, क्योंकि कृषि वर्ष अब क्या है, जैसे कृषि वर्ष है वैसी वित्तीय वर्ष है और वैसी राजस्व वर्ष है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका TRS हो गया। इसी में आपके विभिन्न जिन्सवार बनती है। तो जिन्सवार क्या होती है, जिन्सवार का मतलब होता है फसलवार जानकारी, जिन्स जिसको हम कहते हैं, जिन्स बनाना बहुत ज़रूरी होता था पहले। अब सब कुछ ऑनलाइन है, आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं आपको बहुत कम, केवल TRS जो है वो ऑफलाइन मिलेगी, बाकी सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आपके पत्रक भी ऑनलाइन है ना, आपका CC भी ऑनलाइन करना है। पत्रक भेजे जा रहे हैं अभी इस समय, हो सकता है आने वाले समय में CC के पत्रक भी बंद हो जाए। CC यानी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो हमने फसल कटाई पढ़ा है फसल कटाई प्रयोग जो होता है, पहले होता था एक CC की ऐप आती थी गवर्नमेंट की, उसमें फिर इसको सारा में करने लगे, और अभी ये GCES है ना, ग्रॉस क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे जो है ये चल रहा है कुछ अपने स्टेट में पायलट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट में चल रहा है। पायलट का मतलब होता है टेस्टिंग, है ना। कई लोग पायलट सुन के कंफ्यूज ना हुए, पायलट का मतलब कोई काम यदि पायलट में चल रहा है मतलब टेस्टिंग में चल रहा है ना। कोई चीज़ डायरेक्ट लागू नहीं की जाती, पहले उसको पायलट अलाउ किया जाता है, पायलट की तरह ट्राई किया जाता है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे, कुछ तहसीलों पे, कुछ गाँव पे। जैसे स्वामित्व को किया गया था, कुछ जिलों में ट्राई किया गया था, फिर जब वो सक्सेसफुल हो गया तब उसको पूरे नेशन पे लागू किया गया, है ना। तो जिन्स हम पढ़ रहे थे, जिन्स में सबसे पहले बनती है खरीफ की। खरीफ की बनेगी, उसमें पूरी फसलों का विवरण होता है, सिंचाई क्षेत्र, कुल सिंचाई या कुल कुआं वगैरह। फिर ऐसे ही बनता है रबी का। जब ये दोनों बन जाते हैं तब मिल जाता है दुफसली। दुफसली के आधार पे क्या बन जाती है हमारी, कुल बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल, है ना। अभी ज़्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सब छोड़ दो। अभी आप सिर्फ समझ लो कि ये होता है, ये होता है, ये लगता है। अभी जिन्सवार कहीं नहीं बनती, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, पर होता है, आपको पता होना चाहिए। ये जिन्सवार जब बन जाता है तब बनता है चिट्ठा, तब बनता है आपका गोस्वारा, है ना। सबसे महत्वपूर्ण होता है खाता गैर खाता की जानकारी इससे मिलती है। अब खाता गैर खाता क्या है, तो किसी भी ग्राम की कुल भूमि को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती कृषि भूमि नहीं, खाता गैर खाता समझिए, फिर कृषि बाद में समझा देंगे। कुल भूमि होती है 2 प्रकार से, एक खाता, दूसरी गैर खाता। खाता का मतलब है जो भूमि स्वामियों की हो, प्राइवेट लैंड, और गैर खाता का मतलब है शासकीय भूमि। ठीक है, तो जो कृषि होगी वो केवल इस भूमि पर हो सकती है, और जो कृषि नहीं हो सकती है वो इस भूमि पर नहीं हो सकती। ठीक है, खाता गैर खाता के बाद पड़ती होती है। पड़ती का मतलब होता है किसी भी ग्राम में जो ज़मीन पड़ी हुई है जिस पे कुछ भी ना बोया जा रहा हो, वो कहती पड़ती। तो पड़ती को भी कई भागों में बांटा गया है। एक है चालू पड़ती, एक है 2 से 5 वर्ष, एक है 5 वर्ष से अधिक। भाई कोई इस साल फसल नहीं बोया तो चालू, कोई 2 साल से फसल नहीं बो रहा, 2 या 3 साल से, तो 2 से 5। कोई बंजरी पड़ी हुई है कई सालों से, कभी नहीं बोई गई, तो वो 5 वर्ष से अधिक में आ जाएगी पड़ती। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इसलिए क्योंकि इसी से आपका बनता है गोशवारा का चिट्ठा, तितम्मा, मिलान और वगैरह। ठीक है, ये आपने फसल समझ ली, फसल की बेसिक चीज़ें समझ ली। अब इसी के साथ जब आप फील्ड पर जाएंगे तो आपको यही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। जून में आपको देखने को मिलेगी आपकी जायद की गिरदावरी अंतिम मोड पे होगी, और या हो सकता है उसके फसल कटाई प्रयोग आ जाएँ, और आपकी जो खरीफ की गिरदावरी है वो आपको ज़रूर देखने के लिए उसी समय पर मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही फसल में ये पत्रक वगैरह है, हाँ, फसल से संबंधित। और फसल इसलिए फसल कह रहे हैं, इसको कह सकते हैं ऑब्लिक लगा के भूमि, तो फसल से संबंधित में। फिर आता है आपका कृषि संगणना, फिर आता है आपका
लघु सिंचाई संगणना, है ना। तो कृषि संगणना मतलब कि आपके ग्राम के अंतर्गत कितने प्रकार के किसान हैं। अब किसान कितने प्रकार के होते हैं, सीमांत होता है ना, अलग अलग किसान होते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। 1 मिनट, उसके पहले हम लघु सिंचाई बता दें। लघु सिंचाई मतलब कि किसी भी ग्राम में सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत, ठीक है, बोर, कुआं, तालाब, नदी, नहर या स्टॉप डैम, ठीक है, या कोई और अन्य साधन, इसकी गणना करना और इसको अपडेट करके शासन को देना, ये होता है लघु सिंचाई संगणना। अभी जो हुई थी वो हुई थी 6वीं 2019 के आधार वर्ष पे। अभी जो अगली होनी है वो होगी आपकी 23 या 24 की, ठीक है, अगले वर्ष होगी वो 23-24 वर्ष की। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से होती है लघु सिंचाई संगणना, यानी कि छोटे पैमाने पर जो सिंचाइयाँ हो रही हैं, है ना, हेक्टेयर में फिक्स है, वो कितनी और किन किन साधनों से हो रही है, वो होती लघु सिंचाई। अब हम आते हैं कृषि संगणना, जो फसल से ही आधारित है इसलिए, या भूमि से ही आधारित है इसलिए। हाँ, तो कहाँ थे हम, उस पर किसानों पे, ठीक है। तो किसानों की ज़रूरत पड़ती है आपको, कब पड़ती है, जब जोत की ज़रूरत पड़ती है, या जब कृषि संगणना होगी तब आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। तो हम बता रहे थे कृषि संगणना में कृषक कितने प्रकार के होते हैं। तो कृषक होते हैं लघु, सीमांत, छोटे, अर्ध मध्यम, मध्यम और दीर्घ, ठीक है। अब देखिए, लघु मतलब कि 0.4 हेक्टेयर से कम जिसकी भूमि है, जिसके पास हिस्सा जिसका भी 0.4 हेक्टेयर से कम है वो लघु, 0.4 से 1 हेक्टेयर तक। सीमांत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक। छोटे 2 से 4 हेक्टेयर तक। अर्ध मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर तक। मध्यम और 10 हेक्टेयर से अधिक वाले जिसके पास ज़मीन होगी वो होता है दीर्घ किसान, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के किसान होते हैं। जब जोत के आधार पे आपसे कभी पूछा जाएगा तो इस प्रकार के आपको किसान मिलेंगे, है ना। अब आते हैं भूमि पर। फसल के लिए जो खसरे में सबसे ज़रूरी चीज़ है, कई लोगों ने पूछा भी हमसे, सिंचाई सिंचित और असिंचित क्या होता है। सिंचित और असिंचित, यदि किसी की भूमि में स्वयं से सिंचाई का साधन उपलब्ध है, तो सिंचित है। इसका स्वयं का मतलब ये नहीं है कि नदी नाला है तो नहीं, नदी नाला, नहर, कुआं, प्राकृतिक रूप से यदि ये आसपास ये भी उपलब्ध है तो भी वो ज़मीन सिंचित होगी, यदि इनसे लगी हुई है तो। असिंचित मतलब कि जिसमें स्वयं से कोई भी सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है, जो बंजर है, जो खाली है, यदि पानी नहीं मिलेगा तो ज़मीन खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके आसपास पानी के कोई साधन नहीं है, यदि वो लाएगा तो बहुत दूर से उसको लाना पड़ेगा मेहनत करके, वो होता है असिंचित, बिना सिंचाई का, बिना पानी का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फसल बता दी आपको, फसल की गिरदावरी बता दी जो सबसे महत्वपूर्ण है, फसल कटाई प्रयोग का बेसिक बता दिया आपको। जब ये आएगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, अभी आपको थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, तो बिल्कुल शांत रहकर आराम से इसको देखें, आराम से समझें। जब आप फील्ड पर जाएंगे तब आपको ये ईजी पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ हमने आपको बताया विभिन्न पत्रकों के बारे में, फिर हमने बता दिया किसानों के बारे में, किसानों के प्रकार के बारे में, और अन्य संगणनाएं जो होती हैं फसल से संबंधित, भूमि से संबंधित, इसके बारे में। आशा करते हैं आपको इससे थोड़ी बहुत तो मदद मिली होगी, और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे और भी जो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों की जो ज़रूरत पड़ने वाली है फील्ड पर, वो भी हम कवर कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।